दिसंबर का महीना था। कश्मीर की हाड़ कपाती ठंड में स्विट्जरलैंड का आनंद लेने के लिए नवविवाहित जोड़ा आरव और अनाया हनीमून पर आया था। हाथों में हाथ डालकर दोनों पहाड़ों के बीच चल रहे थे। चारों ओर बर्फ से ढकी घाटियां और उनके बीच घूम रहे इक्के दुक्के लोग। ऐसा लगता था वो किसी और ही दुनिया में आए हो। ठंड के मौसम में सैलानियों की कमी के कारण हर तरफ शांति और सन्नाटा महसूस हो रहा था। कमॉन यार, इतनी ठंड में दिल्ली में ही हाथ पैर जम जा रहे थे। पता नहीं तुम्हें क्या सूझी यहाँ कश्मीर में आने की। मेरा तो पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। पागल हो तुम सच में। तुमसे शादी की है, नॉर्मल कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें झेलना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात है क्या? जब से कश्मीर आए हो कंप्लेन ही कर रहे हो। देखो तो मैं तुम्हें लेकर कहाँ आई हूँ। महसूस करो इस जगह को। हिंदुस्तान का स्वर्ग क्यों कहते हैं। मैं तो बस यहीं रह जाना चाहती हूँ, इन्हीं बर्फ के पहाड़ों के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। कौन वापस जाना चाहता है यार दिल्ली के पोल्यूशन और गाड़ियों के शोर में। ठीक है, फिर तुम्हें छोड़कर मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 1-2 दिन और रहा तो सच में इन पहाड़ों की तरह जम जाऊंगा। अनाया बर्फ के गोले बनाकर आरव की तरफ उछाल रही थी और आरव ठंड में सिकुड़ते हुए किसी तरह उन बर्फ के गोले से बचने की कोशिश कर रहा था। अनाया अचानक रुकी। ताज़ी गिरी बर्फ की परत के नीचे से एक लाल रंग का खूबसूरत कश्मीरी दुपट्टा दिखाई दे रहा था। आरव, ये देखो। अनाया ने उस दुपट्टे को खींचकर बर्फ से बाहर निकाला और एकटक सम्मोहित होकर उसे देखने लगी। अनाया को ऐसा लग रहा था जैसे उस दुपट्टे में कुछ अजीब सी बात है जो उसे उसकी ओर खींच रही है। कितना खूबसूरत है ना, देखो कैसा लग रहा है मुझ पर। इतना कहकर अनाया ने दुपट्टा अपने कंधे पर रख लिया। जैसे ही दुपट्टे ने अनाया के कंधे को छुआ, दूर पहाड़ों में कहीं एक औरत की चीख गूंजी, जिसे सुनकर आरव ने घबराकर अनाया का हाथ पकड़ लिया। ये क्या था? तुमने ये चीख सुनी? तुम्हें भी सुनाई दिया क्या? अजीब सी चीख थी। ऐसा लगता था आवाज कहीं दूर से आ रही हो। अरे नहीं, शायद ये चीख नहीं थी। किसी ने खाई की ओर देखकर शायद अपना नाम पुकारा होगा। वही गूंज सुनाई दे रही है। क्या? लेकिन किसने? आज तो यहाँ मुझे दूर दूर तक कोई टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ो भी, खामोशी में आवाजें तो गूंज ही जाती हैं। तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अनाया की बात मानकर वे आगे बढ़ गए, मगर दुपट्टा अनाया के कंधे पर ही रहा और ऐसे ही दिन ढलने तक वे घूमते रहे। शाम को होटल पहुंचकर अब मैं बहुत थक गया हूँ। ठंड से शरीर अकड़ा जा रहा है। चलो कॉफी पीते हैं। अब मैं ब्लैंकेट से 1 इंच भी हिलने वाला नहीं हूँ। मैं शावर लेकर आती हूँ। हॉट वाटर शावर के बाद कॉफी पीऊंगी। अनाया गुनगुनाते हुए आईने में देखकर अपने बाल सुखा रही थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से धीमे से उसका नाम फुसफुसाया है। अनाया, वो मेरा दुपट्टा है। अनाया ने मुड़कर देखा। बाथरूम में कोई नहीं था। अचानक आईने पर भाप जमा होने लगी और अनाया का चेहरा धुंधलाने लगा। अनाया ने शीशा साफ किया तो उसे अब आईने में अपने अक्स के पीछे एक औरत का धुंधला साया खड़ा दिखाई दिया, जो लगातार आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। एकाएक उस साये की आंखों से खून बहने लगा, जिसे देख अनाया चीखते हुए बाहर भाग आती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों चीखी? यहाँ कोई है। मैंने अभी बाथरूम में देखा। यहाँ कोई था। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, तुम रिलैक्स करो। आरब ने पूरे कमरे की तलाशी ली
अलमारी, बाथरूम सब एकदम नॉर्मल था, कहीं कुछ नहीं था। ये लो, तुम वो दुपट्टा बाथरूम में टांग कर छोड़ आई थी। ड्रायर से बाल सुखाते समय शायद हवा में हिला होगा और तुम्हें वहम हो गया होगा। क्या? दुपट्टा? दुपट्टा तो मैं रूम में छोड़कर गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। ये ये यहाँ कैसे? कम ऑन, अब ये मत कहना कि अपने आप उड़कर तुम्हारे साथ नहाने बाथरूम में गया था ये। अनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी। आरब जाकर अपनी कॉफी पीने लगता है और यहाँ अनाया दुपट्टे को देखकर गहरी सोच में डूब गई थी। ये क्या है? ये दाग अचानक कहाँ से आ गया? ऐसा लगता है जैसे किसी का खून सूख कर जम गया हो। थकान के कारण आरब को जल्दी ही नींद आ गई थी, लेकिन अनाया उसकी आंखों से तो नींद मानो कोसों दूर चली गई थी। अभी तक खुशी में चहकती अनाया सहम सी गई थी। अचानक आधी रात को एक डरावनी चीख की आवाज से आरब की नींद टूटती है। आंखें खोलकर कमरे में चारों ओर देखता है तो पत्नी अनाया उसे कहीं नजर नहीं आती। आधी रात को अनाया कमरे में नहीं है, कहाँ गई ये लड़की? आरब ने होटल की खिड़की से बाहर देखा। बिना गर्म कपड़ों के अनाया बाहर टहल रही थी। अनाया को देखकर आरब हैरान रह गया था। जल्दी से उसने अपनी जैकेट पहनी और अनाया की ओर लपक पड़ा। ठंड से अनाया के होठ नीले पड़ गए थे, शरीर सूखे पत्ते की तरह कपकपा रहा था, लेकिन अनाया, उसका ध्यान तो कहीं और ही था। ये क्या पागलपन है अनाया? माइनस में टेम्परेचर है यहाँ पर और तुम बिना गर्म कपड़ों के बाहर घूम रही हो। अब तो मुझे लग रहा है यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आरब उसे लेकर होटल के कमरे में गया और किसी तरह वो रात बीत गई। अगली सुबह अनाया एकदम सामान्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। अनाया ने आज फिर बाहर जाने की जिद पकड़ ली थी। आज घूमते हुए वे गुलमर्ग पहुंच गए थे। चारों ओर खूबसूरती ही खूबसूरती थी, लेकिन अनाया कुछ बेचैन सी लग रही थी। आरब सेल्फी ले रहा था, तभी उसकी नजर अनाया की ओर गई, जो चलते हुए खाई के एकदम किनारे पहुंच गई थी। यही वो जगह है, वो यहीं पर थी, मुझे सब दिख रहा है। अनाया की बात सुनकर आरब बहुत डर गया था। अनाया, ये क्या बोल रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? और हटाओ ये दुपट्टा, इतना भी क्या पसंद आ गया है तुम्हें इसमें? आरब की बात सुनकर उसने अचानक दुपट्टा कसकर पकड़ लिया और गुस्से में आंखों में खून भरकर चिल्लाई, ये मेरा है, कोई इससे मुझसे नहीं लेगा, कोई भी नहीं। अनाया को गुस्से में चीखते हुए देख पास ही से गुजर रहे एक लामा उनके नजदीक आते हैं। सब ठीक है ना आपकी पत्नी? हाँ, वो वैसे सब ठीक है, बस मैंने सड़क से उठाया हुआ दुपट्टा हटाने को कहा तो पता नहीं क्या हुआ इसे, जो ऐसे बात करने लगी। लामा ने दुपट्टा देखते ही चौंक कर 2 कदम पीछे ले लिया। इसे कहां से लाए हो? एक मरी हुई औरत की आखिरी निशानी है ये दुपट्टा। मैं देख सकता हूं, उसकी मौत यहां घाटी में हुई थी, पर उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसलिए भटक रही है और भटकते हुए एक प्यासी दुष्ट आत्मा बन गई है। मैंने कई बार घाटी में लोगों से उस दुपट्टे के बारे में सुना है। वो उसी दुपट्टे में अपने नए शिकार फांसती है। तुम्हें यह दुपट्टा अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। तुम प्यार से अपनी पत्नी से दुपट्टा हटाने के लिए मनाओ, जोर जबरदस्ती से तुम अपनी पत्नी को खो दोगे। लामा समझाने के बाद जा चुके थे और यहाँ पति आरब के होश उड़ गए थे। वो अपनी पत्नी को लेकर होटल आ गया। हमें यहाँ से वापस जाना होगा, अनाया को कुछ तो हो रहा है। उनकी वापसी 3 दिन बाद थी। तुरंत लौटने के लिए आरब ने कई फ्लाइट्स में टिकट चेक किया, लेकिन कहीं पर भी टिकट नहीं मिल सका। 3 दिन तक कश्मीर में रुकने के अलावा अब उनके पास कोई और तो चारा नहीं था। देर रात तक यही सब सोचते सोचते कब आरब की नींद लगी उसे पता नहीं चला। आरब को कोई अंदाजा नहीं था
कि रात का कौन सा पहर चल रहा है। गहरी नींद में अचानक ही उसे अपने चेहरे पर कुछ गीला चिपचिपा सा महसूस हुआ। आरव ने आंखें खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। अनाया कमरे की छत पर किसी रेंगने वाले जानवर की तरह चिपकी हुई थी और उसके मुंह में कुछ था जिससे लगातार खून टपक रहा था। आरव के मुंह से चीख निकल गई थी। आरव को चिल्लाते देख अनाया धम से छत से नीचे कूद पड़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आरव घबराकर कमरे की लाइट्स ऑन करता है तो देखता है शीशे के सामने अनाया का मेकअप का सामान बिखरा पड़ा है और अनाया ने बेढंगे तरीके से होठ और आंखों के चारों ओर लिपस्टिक और काजल फैला रखा था। साथ ही वो दुपट्टा अभी भी अनाया के गले में था। ये क्या हाल हो गया मेरी पत्नी का? क्या सोचकर कश्मीर आए थे हम लोग, और ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? अनाया, उतार कर फेंक दो दुपट्टे को। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। मेरी बात मानो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बस एक बार इस दुपट्टे को खुद से दूर कर दो। आरव रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। तभी उसने देखा, उसकी बातें सुनने के बाद अनाया की आंखें गुस्से में लाल हो गई है। ये अब मेरे साथ ही रहेगी। अपनी जान बचाकर चला जा यहाँ से। मेरी अनाया मेरे साथ जाएगी। बस बहुत हो गया। अब मैं उस दुपट्टे को जलाकर राख कर दूंगा। आरव ने जैसे ही अपना हाथ अनाया की ओर बढ़ाया, अनाया की सांस टूटने लगी। उसने अपने गले को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई उसे घोट रहा हो। बस करो, अनाया को छोड़ दो। उसी वक्त कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। एक धुंधला साया दीवार पर उभरा। साया एक महिला का था जिसके गले पर नीले सख्त निशान थे और आंखें पूरी तरह खोखली। मैं जया हूँ। लाल दुपट्टा ओढ़कर अपने आने वाले कल के सुंदर सपने लेकर आई थी मैं कश्मीर। लेकिन मेरे सपने बुरे ख्वाब में बदल गए। मैं कश्मीर आई जरूर, लेकिन कभी यहाँ से लौट नहीं सकी। मेरे अधूरे सपने, मेरी ख्वाहिश सब अब अनाया के साथ पूरी होंगी। जैसे मैं हमेशा के लिए कश्मीर की होकर रह गई ना, वैसे ही अब अनाया भी कभी यहाँ से लौट नहीं सकेगी। अनाया, तू कहती थी ना तू कश्मीर से कभी लौटना ही नहीं चाहती। लौटेगी तो तब जब मैं तुझे जाने दूंगी। इससे पहले कि आरव कुछ समझता, अनाया का शरीर अचानक कमरे की बाहर की तरफ खींचने लगा। आरव भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। अनाया अब होटल से निकलकर घाटी की ओर भाग रही थी, तेज, बहुत तेज, और आरव बदहवास उसे आवाज लगा रहा था। मैं क्या करूं भगवान? अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच में किससे मदद मांगूं? कहाँ जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ। अपनी अनाया को यहाँ मरने के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। कुछ देर तक इस जमीन पर बैठकर रोने के बाद अचानक उसे लामा याद आते हैं। सिर्फ अनाया का चेहरा देखकर बता दिया था उन्होंने कि वो किसी आत्मा के कब्जे में है। अगर उन्हें बीमारी का पता था तो इस बीमारी का इलाज भी उनके पास अवश्य ही होगा। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। शायद भगवान ने उनसे मिलवा कर मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। आरव होटल स्टाफ से लामा के बारे में पता करता है तो उसे उनका एड्रेस मिल जाता है। आरव रात में ही टैक्सी लेकर लामा के आश्रम की ओर निकल जाता है और वहां जाकर लामा को अपनी सारी परेशानी के बारे में बताता है। मुझे लगा था कि वो कोई शक्तिशाली आत्मा है, इतनी आसानी से तुम्हारी पत्नी का पीछा छोड़ेगी नहीं। क्या तुमने वो दुपट्टा हटाने की कोशिश की थी? दुपट्टे का नाम सुनते ही वो डरावने रूप में आ गई थी। वो आत्मा दुपट्टे को मेरी पत्नी से अलग नहीं होने देगी। पता नहीं किस हालत में होगी मेरी पत्नी। आप कुछ करिए ना। मुझसे जितना होगा मैं जरूर करूंगा।
तुम निश्चिंत रहो। लामा ने अपनी बुद्ध दृष्टि तरीके से कुछ मंत्र पढ़े और फिर एक नींबू निकालकर उसे हवा में छोड़ दिया। आरव के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि नींबू हवा में तैरते हुए लामा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। आरव के हाथ अपने आप श्रद्धा से जुड़ गए थे। कुछ देर तक लामा कुछ मंत्र उच्चारण करते रहते हैं और उसके बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं इतनी तेज थीं कि लगता था ठंडक से शरीर काट डालेंगी, लेकिन लामा और आरव अपनी जगह से 1 इंच भी हिले नहीं और अपनी जगह पर बैठे रहे। कुछ देर बाद बिखरे बाल और डरावनी सूरत लिए अनाया वहां खड़ी नजर आती है, जो गुस्से में किसी जंगली जानवर की तरह गुर्रा रही थी। अनाया का शरीर किसी रबर की गुड़िया की तरह मुड़ने लगा और वो अपनी जगह पर ही हाथ और पैरों को मोड़कर उल्टी चलने लगती है। गुरुजी, मेरी पत्नी, वो मार डालेगी उसे। गुरुजी कुछ बोलते उससे पहले दुपट्टा हवा में लहराते हुए लामा की तरफ आता है और उनके गले में आकर लिपट जाता है। लामा की आंखें बाहर को आ गई थी। उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर भी लामा मंत्र पढ़ते जाते हैं और किसी तरह अपने मंत्रों की शक्ति से दुपट्टे को गले से खींच लेते हैं। दुपट्टे के लामा के गले से निकलते ही लामा उसे जमीन पर पटक देते हैं और उसी के साथ हवा में तैर रहा नींबू आकर दुपट्टे से टकरा जाता है। एक विस्फोट जैसा धमाका होता है और दुपट्टा जलने लगता है। दुपट्टे को जलता हुआ देख अनाया, जो अभी तक आत्मा के वश में थी, दौड़ते हुए उस आग की ओर आने लगती है। आरव अनाया को पकड़ लेता है और लामा कुछ मंत्र पढ़कर अपना हाथ अनाया के सिर पर रख देते हैं, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मुसीबत टल गई है, लेकिन जाते जाते भी उसने तुम्हारी पत्नी को अपने साथ आग में खींचने की कोशिश की। इससे साबित होता है कि वो आत्मा कितनी दुष्ट थी। अपने भगवान को धन्यवाद देना और हाँ, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। हो सके तो उसे कुछ मत बताना, शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लामा को लाखों धन्यवाद देने के बाद आरव अपनी पत्नी को लेकर वापस होटल आ जाता है और कश्मीर ट्रिप की डरावनी यादें लेकर आरव और अनाया वापस दिल्ली लौट जाते हैं।